200 साल की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि आज से 2000 साल पहले हज़रत ईसा का ज़हूर हुआ और तकरीबन 4500 साल क़ब्ल मसीह एहराम मिस्र या एंशिएंट इजिप्ट का दौर था। उससे पहले 6000 साल पहले क़ब्ल मसीह में चले जाएं तो ये वो दौर था जबकि ब्रॉन्ज एज था। इंसान ने तांबे से औजार बनाने शुरू किए थे। 7000 से 8000 साल क़ब्ल मसीह न्यूलिथिक एज था, यानी कि एक न्यू आइस एज था। इंसान हंटर गैदरर था। गोबेकली टेपे में जो निशानियां मिली हैं वो 13000 साल क़ब्ल मसीह की। उन 10 टन के पिलर्स को क्वारी और करना और लॉजिस्टिकली खींच के लाना, ट्रांसपोर्ट करना सैकड़ों लोगों का काम था, जो कि कई 100 दिनों के ऊपर मुहित था। ये आर्कियोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, यानी कि गोबेकली टेपे 200 साल की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च को यकसर रद्द कर देता है। वो क्या है? उनको बनाने वाले कौन लोग थे? क्या वो इस ज़मीन पे बसने वाले इंसान थे या वो कोई और खलाई मखलूक थे? इनका मकसद क्या था? क्या वो सरोगेट वर्शिपर्स थे या वेनरेटेड एंसेस्टर्स या सुपरनैचुरल बीइंग्स? ख़वातीन हज़रात, ये एक पत्थर है। ये पत्थर आज से हज़ारों लाखों साल से इस दुनिया पे मौजूद है, शायद बनी नौ इंसान की मौजूदगी से पहले। लेकिन अगर आप जानते हैं कि 1000 साल बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है, आपका ज़बान, आपकी सोच, आपका लिबास, आपका कल्चर, आपका मजहब, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई पैगाम बच जाए, तो आप क्या करेंगे? आज से 13000 साल पहले एक कौम ने सोचा, टेस्ट किया, बनाया और फिर ऐसा एक पैगाम उन्होंने अपने हाथों से दफन कर दिया हमेशा के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ पत्थर पर तराशा गया पैगाम ही हज़ारों साल तक जिंदा रह सकता है। और 1994 में वो पैगाम हम तक पहुंच चुका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोबेकली टेपे। पहले ये समझते हैं कि गोबेकली टेपे की दरियाफ्त इतनी बड़ी दरियाफ्त क्यों है। तारीख की एक बुनियादी सोच है कि इंसान पहले जंगल में भटकता था, हंटर गैदरर था, लकड़ियां जमा करके आग जलाता था, शिकार करके अपनी खुराक का इंतजाम करता था, पूरी दुनिया में भटकता था, गारों में रहता था। ये था स्टोन एज। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंजर तब्दील हुआ। इंसान ने ज़राअत सीखी, अपने लिए खुराक उगानी शुरू की, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना सीखा, औजार तराशे, औजारों से उसने अपने लिए टूल्स बनाने शुरू किए। ये था न्यूलिथिक एज, यानी कि आज से 8000 साल कबल। फिर जैसे जैसे इंसानी तहजीब ने तरक्की की, गांव बसने शुरू हुए, शहर, बस्तियां, आबादियां, सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बना, फिर मजहब आया, इबादत गाहें बनी, और ये था इंसानी रेवोल्यूशन या इंसानी इर्तिका का एक अमल। ये क्रोनोलॉजी, ये तरतीब 200 साल की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का नतीजा है। सब लोग इस पे मुत्तफिक थे और फिर गोबेकली टेपे ने ये सब कुछ गलत साबित कर दिया। व्यूअर्स, गोबेकली टेपे का मतलब है पॉट बेली हिल। ये एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब है कि एक ऐसा पहाड़ी की चोटी जिसका पेंदा जो है वो देगची की तरह गोल है और जिसमें लोग हज़ारों साल से अपने जानवर ला के वहाँ पे चरागाह के तौर पे उस इलाके को यूज़ करते थे। ये एक ऐसा इलाका है जिसमें दजला और फरात, जिसे फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है, उसका ज़ेली यानी कि साउदर्न इलाका है, और यहाँ पे और बहुत सारे आसार कदीमा और कदीम तरीन सिविलाइजेशंस के आसार मिलते रहे हैं। गोबेकली टेपे टर्की के साउथ ईस्ट में एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है। यहाँ 11000 साल पुराने पथरीले उमूद यानी कि पथरीले पिलर्स तराशे हुए यहाँ पे दरियाफ्त हुए, और ये पथरीले पिलर्स बनाए थे न्यूलिथिक इंसान ने। और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक उस दौर के इंसान मेटल एज से अभी बहुत पीछे थे, यानी कि उनके पास औजार भी नहीं थे। स्टोनहेंज, जो दुनिया की सबसे कदीम इमारत तस्वुर की जाती है, वो गोबेकली टेपे से 6000 साल छोटी है। व्यूअर्स, गोबेकली टेपे ज़राअत से पहले बनाई गई। ये उस दौर में बनाई गई जिसमें इंसान औजार से नावाकिफ था, ज़राअत से नावाकिफ था, गाँव से नावाकिफ था, एक सिविलाइजेशन से नावाकिफ था। तो फिर ये कौन लोग थे जिन्होंने ये पत्थर तराशे? 1994 में टर्की के जनूबी शहर शानलुफा से कुछ किलोमीटर दूर एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस शिमिड एक पहाड़ी की तरफ गया। इस पहाड़ी इलाके में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल के रिसर्चर्स 1966 में होके जा चुके थे। उन्हें कुछ औजार मिले, उन्हें कुछ पत्थर तराशे हुए मिले, जिनसे उन्होंने ये अखज़ किया कि ये एक कोई कदीम कब्रिस्तान है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन शिमिड का नज़रिया कुछ और था। उसने वही खाक उठाई, वही पत्थर उठाए और उसने कहा कि ये कब्रिस्तान नहीं, ये कुछ और है।
शिमिट ने जो दरियाफ्त किया और जो आसार उसको मिले, उसके मुताबिक ये इंसानी तारीख की सबसे पहली इबादतगाह थी। वो एक पहाड़ी चोटी पर थी, 22 एकड़ पे फैली हुई, और एक के बाद एक सर्कुलर एनक्लोजर्स, पथरीले पिलर्स के हल्के जमीन के अंदर छुपे हुए। और जो सबसे ज्यादा अजीब बात थी वो इन पथरीले पिलर्स की बनावट थी। टी शेप के लाइमस्टोन के स्लैब्स, बाज 6 मीटर ऊंचे, 10 टन वजनी, उन पर जानवर और इंसानी शक्लें तराशी हुई। और शिमिट ने एक और चीज भी देखी, इन पिलर्स पर हाथ कंधा थे, कंधे कंधा थे, लिबास कंधा थे, जानवरों की शक्लें कंधा थी। मतलब ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये इंसान थे, सर कटे इंसान, पत्थर में तब्दील इंसान, जो किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किस चीज का? अब आते हैं उस पिलर की तरफ जिसने पूरी दुनिया के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की नींदें हराम की हुई हैं। पिलर 43 एनक्लोजर डी। इस पिलर पर कंधा किया गया एक सीन है जो दुनिया की तारीख में कहीं और नहीं मिलता। इस पिलर के ब्रॉड फेस पर गहरी कंधा की गई रिलीफ्स हैं। गिद्ध अपने बाजुओं को फैलाए खड़ा है, एक सर कटा इंसान, एक सर्कुलर डिस्क जो शायद सूरज की निशानदेही करती है, और एक बिच्छू, और बहुत से दूसरे जानवर और गैर वाज़ेह निशानियां। इस पिलर या इस तरह के और पिलर्स पर इस तरह की डेंस नैरेटिव कॉम्पोजिशन कहीं और नहीं मिलती। ये एक तरतीब दी गई कहानी लगती है, सिर्फ डेकोरेशन नहीं। वो गिद्ध, वो सर कटा इंसान और वो बिच्छू। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के मार्टिन और डिमिट्रियस ने एक पेपर पब्लिश किया। उनका दावा था कि ये जानवर और ये कंधा किए गए निशानियां एक कॉन्स्टेलेशन की निशानदेही करती हैं और एक ऐसी तबाहकुन कॉमेट स्ट्राइक की निशानदेही करती हैं जो आज से 10,850 कबल मसीह जमीन पर हुआ। रिसर्चर्स का कहना है कि कदीम लोगों ने इन पिलर्स पर जो निशानियां छोड़ी, उनका मकसद था कि इस कॉमेट स्ट्राइक को जो कि जमीन पर हुई उस कहानी को दर्ज किया जा सके। एक ऐसा हादसा जो बहुत सारी बड़ी स्पीशीज को खत्म कर सकता था और एक छोटी सी आइस एज को ट्रिगर कर सकता था। ये थ्योरी खुद आर्कियोलॉजिस्ट में भी मुतनाज़ है। कुछ मानते हैं, कुछ इनकार करते हैं, लेकिन एक बात पे सब मुत्तफिक हैं कि आने वाले हजारों साल बाद का इंसान उस कहानी को समझ सके। अब वापस उस पिलर की तरफ चलते हैं। इन टी शेप्स पिलर के लोअर हाफ पर हाथ कंधा है, कमर कंधा है और एक जगह लिबास भी। शिमिट का ख्याल है कि ये स्टिलाइज्ड इंसानों के जिस्म को रिप्रेजेंट करते हैं, या शायद डीटीज को, यानी कि उस दौर के खुदा या बुत। टी शेप स्लैब्स उसके हॉरिजॉन्टल कंधे हैं, वर्टिकल पिलर्स उसका जिस्म है, लेकिन कोई सर नहीं, यानी कि सर कटा हुआ इंसान। वो क्या है? उनको बनाने वाले कौन लोग थे? क्या वो इस जमीन पे बसने वाले इंसान थे या वो कोई और खलाई मखलूक थे? इनका मकसद क्या था? क्या वो सरोगेट वर्शिपर्स थे या वेनरेटेड एंसेस्टर्स या सुपरनेचुरल बीइंग्स? हम नहीं जानते। और उससे भी बड़ा सवाल, इन इंतहाई वजनी और बड़े पत्थरों को क्वारी करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको खड़ा करना और उनके ऊपर ये निशानियां कंधा करना, ये इम्पॉसिबल था उस दौर के इंसान के लिए। अगर माओ कबीले की उन पिलर्स के एग्जाम्पल ली जाए तो उन 10 टन के पिलर्स को क्वारी और करना और लॉजिस्टिकली खींच के लाना, ट्रांसपोर्ट करना सैकड़ों लोगों का काम था, जो कि कई 100 दिनों के ऊपर मुहित था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे गोबेकली टेपे में किसी भी जगह पे किसी रिहाइश की कोई निशानी नहीं मिली, यानी कि कोई खाना पकाने की जगह या कोई ऐसी निशानी जहाँ से ये अंदाज़ा हो सके कि यहाँ इंसान बसते थे। यानी कि यहाँ इंसान बसते नहीं थे, बल्कि यहाँ पे इंसान आते थे, काम करते थे और चले जाते थे। वो कोई चीज़ बना रहे थे जो उनसे भी बड़ी थी, शायद हमसे भी बड़ी थी, लेकिन उनका मकसद क्या था? अब एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें। 200 साल की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि आज से 2000 साल पहले हज़रत ईसा का ज़हूर हुआ। उनसे 3000 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, यानी कि आज से 5000 साल पहले। और तकरीबन 4500 साल कबल मसीह एहराम मिस्र या एंशिएंट इजिप्ट का दौर था। उससे पहले 6000 साल पहले कबल मसीह में चले जाएं तो ये वो दौर था जबकि ब्रॉन्ज एज था। इंसान ने तांबे से औजार बनाने शुरू किए थे और कुछ ना कुछ पॉटरी भी वो बर्तन बनाने के काबिल भी हो चुके थे। 7000 से 8000 साल कबल मसीह न्यूलिथिक एज था, यानी कि एक न्यू आइस एज था। इंसान हंटर गैदरर था, गारों में रहता था, जानवर के शिकार करता था, लकड़ियां जमा करता था, आग जलाता था और अपना गुजर बसर करता था। गोबेकली टेपे में जो निशानियां मिली हैं वो 13000 साल कबल मसीह की,
یہ آرکیولوجیکلی امپاسبل ہے، یعنی کہ گوبیکلی ٹیپے 200 سال کی آرکیولوجیکل ریسرچ کو یکسر رد کر دیتا ہے۔ گوبیکلی ٹیپے کی بنیاد زراعت سے پہلے رکھی گئی، مٹی کے برتن سے پہلے، آئرن ایج سے پہلے، گاؤں بسنے سے پہلے انسان جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا اس وقت تک نہیں سیکھا تھا۔ شمٹ کا خیال ہے کہ یہ جگہ ایک ایسی ورشپ سینٹر کی تھی جو غیر معمولی اسکیل پہ تھا، یعنی کہ انسانیت کا پہلا کیتھیڈرل آن دا ہل۔ پھر ایک نیا سوال اٹھتا ہے، کیا گوبیکلی ٹیپے جیسی جگہوں پہ جہاں پہ سینکڑوں انسان ایک ساتھ کام کر رہے تھے، کیا انسانوں نے اس دور میں یہ ضرورت محسوس کی کہ زراعت اور خوراک کے لیے کھانا اگایا جائے؟ یعنی کہ کیا مذہب نے زراعت کو جنم دیا یا زراعت نے مذہب کو؟ اب آتے ہیں اس ایک سوال کی طرف جس نے مجھے اس کہانی کی طرف کھینچا۔ گوبیکلی ٹیپے بنانے والوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو دفن کر دیا، قصداً زمین کے نیچے۔ لیکن کیوں؟ ایک ریسرچ پیپر یہ کہتی ہے کہ ہزاروں سال کے ٹائم سپین پہ یہ جگہ آہستہ آہستہ دفن کر دی گئی۔ پہلے نیچے کے سٹرکچرز کو دفن کیا گیا، بعد میں آنے والوں نے اوپر والے سٹرکچرز بنائے، لیکن بعد میں اس کو بھی دفن کر دیا، اور کرتے کرتے پوری سائٹ کو دفن کر دیا گیا۔ سیڈیمنٹیشن یا ایروژن اور ڈیپوزیشن ہمیشہ ایک سلوپس پہ ہوتی ہے یا ایک ڈپریشن کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ کبھی بھی پہاڑی کی چوٹی پہ تہ در تہ جو سیڈیمنٹیشن ہوتی ہے وہ پہاڑی کی چوٹی پہ نہیں ہوتی، یعنی کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس جگہ کو دفن کیا گیا جان بوجھ کر۔ لیکن کیوں؟ کون اپنی سب سے قیمتی چیز کو، اپنی سب سے پیاری عبادت گاہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرے گا؟ ان سب کے پیچھے کچھ تھیوریز ہیں۔ تھیوری نمبر 1، ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جیسے مذہب ایوالو کرتا ہے، آنے والا نیا مذہب پرانے مذہب کی باقیات کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ایک آنے والے نئے مذہب نے پرانے مذہب کی باقیات کو دفن کر دیا گیا تاکہ اس کے کوئی نشانی بھی باقی نہ رہے۔ ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ اس کو دفن اس لیے کیا گیا کہ تاکہ یہ جگہ محفوظ رہ سکے آنے والے انسانوں کے لیے کہ جو اس جگہ پہ آ کے عبادت کرنا چاہیں۔ لیکن تیسری تھیوری، گوبیکلی ٹیپے کے انسان کوئی میسج، کوئی پیغام ہزاروں سال بعد آنے والے بنی نوع انسان کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر پر تراشا ہوا پیغام ہی ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ان کا ٹائم کیپسول تھا ہمارے لیے۔ 13,000 سال بعد ایک جرمن آرکیولوجسٹ نے اس پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ کر ان ٹکڑوں کی نشاندہی کی مدد سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ اور ایک اور چیز، گوبیکلی ٹیپے پہ خاص طور پہ کندہ کی گئی انسانی کھوپڑیاں، یعنی کہ انسانی کھوپڑیوں کی ڈیکوریشن پیسز، ان کی کھوپڑیوں کے اوپر تراشے گئے ایسے نشان جو کہ اسکل کلٹ کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی کھوپڑیاں وینریٹ کرنے والا کلچر، انہیں پریزرو کرنا، انہیں خاص جگہوں پر رکھنا۔ کیا یہ ان لوگوں کی کھوپڑیاں تھیں جو بلڈنگ کا حصہ بنے؟ کیا یہ وہ لوگ تھے جو یہاں دفن ہوئے؟ کیا وہ پلرز، وہ ہیڈ لیس پلرز، وہ ان لوگوں کی یاد میں تھے جو جا چکے تھے؟ آرکیولوجسٹ نہیں جانتے، انسانیت نہیں جانتی، اور شاید یہی صحیح ہے، کیونکہ کچھ راز صرف راز ہی رہنے چاہیے۔ اب ایک پل کے لیے رکیں اور سوچیں، 13,000 سال پہلے کچھ لوگ ایک پہاڑی کی چوٹی پہ گئے، ان کے پاس کوئی ٹولز نہیں تھے، ان کے پاس کوئی کمپیوٹرز نہیں تھے، ان کے پاس کوئی مشین نہیں تھی، ان کے پاس کوئی زبان نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ضرورت تھی جس کے تحت وہ اس جگہ پہ گئے، جنہوں نے 10 ٹن وزنی پتھروں کو کئی میل کھینچا، ان کو کھڑا کیا، کئی سالوں تک ان کو تراشا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے ان مجسموں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ وہ کیا پیغام ہے، اس کو ابھی تک آرکیولوجسٹ ڈسائفر نہیں کر سکے۔ وہ پیغام ہمارے لیے ہے، ایک ایسی قوم کا پیغام جو جانتی تھی کہ کوئی آئے گا، جو یہ پوچھے گا کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے یہ کیوں بنایا، اس کو بنا کے کیوں دفن کیا۔ 13,000 سال بعد ہم یہاں ہیں اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ سوال جو کہ اس طرح کے پتھر کے اوپر تراشا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس جواب نہیں۔ شاید وہ پیغام اب تک ہمارے پاس پوری طرح سے نہیں پہنچ سکا، اور شاید 95% ایکسکیویشن جو اب تک نہیں ہوئی، وہ ایکسکیویشن ہونے کے بعد شاید ہمیں وہ پیغام ملے، اور شاید اس دنیا کے بہت سارے رازوں پہ سے پردے اٹھ سکے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو اسٹوری جیٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری نیکسٹ سٹوری کا انتظار کریں۔ شکریہ۔